नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 2024 का चुनाव पूरा हुआ 4 जून को। 2024 नतीजे सामने आ गए। बीजेपी को अपना बहुमत नहीं मिला और उसके बाद एक चर्चा लगातार हो रही थी और आज भी दबे आवाज में उस बात की चर्चा होती है, क्या मोदी 5 साल ये सरकार चला पाएंगे? क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन जिस गठबंधन का नेतृत्व करते हुए मोदी और बीजेपी ने 2024 का चुनाव लड़ा था, उस गठबंधन को, एनडीए को बहुमत मिला था 293, यानी 272 से कम 21 सीटें ज्यादा थी। लेकिन उसी वक्त से एक चर्चा शुरू हो गई थी कि अब मोदी को मित्र दलों के बैसाखी पर सरकार चलानी पड़ेगी और उसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, ये दो ऐसे मित्र पक्ष है, मित्र दल है जो कभी भी दगा दे सकते हैं। और यहां तक चर्चा थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों को बताया था, अभी हम सरकार बनाने का दावा नहीं पेश कर रहे। यानी इन्होंने इतना गृहित समझ लिया था कि आज ना कल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़कर हमारे साथ आ सकते। और उसके चुनाव के नतीजों के बाद इन्होंने ओपनली ऑफर दी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद अभी 12-13 महीने हो गए, मैंने लगातार एक थियरी बार बार अपने वीडियो में कही है, कथन किए कि अगर अपोजिशन मोदी की सरकार गिराना चाहता है तो जरूर गिरा सकता है। आंकड़े ऐसे कि अगर बीजेपी को अपने हक के बहुमत के आंकड़े नहीं है, 272 से बीजेपी की संख्या ज्यादा नहीं है, तो ये सरकार विपक्ष गिरा सकता है। क्योंकि विपक्ष के पास भी 250 से ज्यादा, या बीजेपी या एनडीए के बाहर 250 से ज्यादा अगर संख्या है तो सरकार गिराई जा सकती है। लेकिन और एक बात है, सिर्फ सरकार गिराने से चलता नहीं है, क्योंकि लोगों ने 2014 हो, 2019 हो, या कोई भी लोकसभा का कोई भी चुनाव हो, वो चुनाव जब होता है तो लोग अपनी नई सरकार चुनने के लिए ही वोटिंग करते हैं। लेकिन उस वोटिंग से सरकार चुनी नहीं जाती। विधानसभा के या लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं और जो चुने हुए सदस्य उनमें से जिसके पीछे बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है। और इसलिए चुनाव जो होता है वो सरकार बनाने के लिए है, लेकिन सरकार का नहीं है। जिसके पीछे सपोर्ट में बहुमत है वो सरकार बनाता है, वो सरकार होती है। और वो सरकार कभी भी गिराई जा सकती है। लेकिन सरकार गिरना इसका मतलब विधानसभा खत्म नहीं होती, लोकसभा खत्म नहीं होती। क्योंकि जब लोग वोटिंग करते हैं तो वो विधानसभा या लोकसभा चुनते हैं। और जब आप लोकसभा चुनते हो और समझो 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में अगर आपकी सरकार गिर गई, आपकी बहुमत चली गई, आपकी सरकार गिर गई, इसका मतलब लोकसभा बर्खास्त नहीं होती। गिराने के बाद दूसरी सरकार बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि लोकसभा जारी होती है, सरकार गिरी है। लेकिन लोकसभा अगर आज आज की तारीख में हम देखें तो ये लोकसभा चुनाव होकर 14 महीने हुए। इसका मतलब साफ है, अभी भी 3 साल और 10 महीने इस लोकसभा के बचे हुए हैं। तो अगर मोदी सरकार गिराई जाती है या गिरती है तो राष्ट्रपति को दूसरी सरकार बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपोजिशन लीडर हो या कोई भी गठबंधन हो, उसको बुलाकर
राष्ट्रपति पूछेंगे क्या तुम सरकार बना सकते हो, तुम बहुमत जुटा सकते हो। और ये बार बार हुआ है। जब 13 दिन की वाजपेयी की सरकार बनी थी 1996 में, वो रिजाइन हो गई, इस्तीफा दे दिया। फिर अपोजिशन को पूछा गया, नरसिंह राव ने ना बोला। फिर सब मिलकर, बीजेपी छोड़कर सब पार्टियां मिलकर बहुमत जुटाया गया और देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वो भी 5 साल नहीं चला पाए। फिर उनकी सरकार गई, फिर बहुमत जुटाने की कोशिश हो गई, इंद्र कुमार गुजराल बने और वो भी नहीं बने। और कोई सरकार बनाने की या बहुमत जुटाने की पोजीशन में नहीं है। तो राष्ट्रपति ने लोकसभा बर्खास्त की थी। लोकसभा बर्खास्त करके मिड टर्म पोल, मध्यावधि चुनाव लिया गया था। तो यह समझना जरूरी है कि सरकार गिर सकती है क्या, वो बात नहीं है। गिराने वाले जो होते हैं उनको सरकार बनानी भी पड़ती है। और अगर आप सरकार नहीं बना पाओगे तो लोकसभा बर्खास्त होगी, और लोकसभा बर्खास्त होगी तो मध्यावधि चुनाव होते हैं। और यही तो बहुमत गंवाने वाले बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो अपोजिशन का वीक पॉइंट है। आज की सिचुएशन हम लोकसभा की देखें, आंकड़े देखें, समीकरण देखें, तो एक बात साफ है, अगर बीजेपी अपने बहुमत पर नहीं है तो मोदी और बीजेपी की सरकार अपोजिशन गिरा सकती है, नीतीश नायडू या और कोई भी हो। अगर बहुमत का आंकड़ा जो है उसमें से कुछ मित्र दल अगर मोदी का साथ छोड़कर जाते हैं तो सरकार गिराई जा सकती है। लेकिन मोदी सरकार गिराने के बाद जो विपक्षी है वो अगर पर्यायी सरकार, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बना सकते तो फिर क्या होगा। तो बात साफ है, जो जो 543 एमपी 2024 में चुनकर आए उनको फिर से चुनाव में जाना पड़ेगा, फिर से चुनाव में जाना पड़ेगा। राहुल गांधी को फिक्र नहीं है, वो अमेठी या रायबरेली हार गए तो वायनाड जा सकते हैं, वायनाड से उठकर तमिलनाडु जा सकते हैं, वहां से पहुंचेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो 90 से ज्यादा एमपी चुनकर आए उनमें से कम 50-60 ऐसे हो गए कि जिनको वापस चुनकर आने की गारंटी नहीं है, नहीं है गारंटी। और इसलिए मध्यावधि चुनाव ये कांग्रेस के 50-60 एमपी को डराने वाली बात है। और जो बात कांग्रेस की है वही बात उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की भी है। उनको भी गारंटी नहीं है कि कल मध्यावधि चुनाव आ गया और फिर से लोगों में जाना पड़ा तो क्या वोटर हमको फिर से वोट देगा, फिर से लोकसभा भेजेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपोजिशन में कम से कम 100 से ज्यादा, 125 हो सकते ऐसे एमपी है जिनको गारंटी है कि राहुल के नाम पर, इंडी अलायंस के नाम पर फिर से चुनाव जीतना मुश्किल है। जिस ढंग से लोकसभा के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद एक गारंटी है कि जो आज इंडी अलायंस में लोकसभा में बैठे हुए विपक्ष के एमपी है, खासदार है, संसद सदस्य है, उनको वापस चुनकर आने की गारंटी नहीं है। और ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं। और इसलिए ये 100 लोग मोदी सरकार गिराकर मध्यावधि चुनाव का माहौल बन जाए ये पसंद नहीं करते। ये नेताओं के लिए आसान बात होती है, क्यों, नेताओं का चिंता नहीं है वापस चुनकर आने की। उनके चुनाव क्षेत्र पक्के होते और बार बार वहां से आते। उनका जो क्या बोलते हैं, परिवार का गढ़ किल्ला होता है। लेकिन महाराष्ट्र ले लो, 2014 और 2019 महाराष्ट्र में कांग्रेस के कितने एमपी थे, 2 या 4।
2019 में तो एक एमपी था सिर्फ, गढ़चिरौली वाला, चंद्रपुर वाला। आज 13 है। क्या महाराष्ट्र के 13 एमपी, मध्यावधि चुनाव आएगा तो चुनाव में जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और ये संख्या जब कम नहीं है, तब बात साफ है कि सरकार तभी गिराना चाहिए जब विपक्ष नया सरकार, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना सकते हैं। और अगर आप बना नहीं सकते तो सरकार गिरा नहीं सकते। और यही मोदी के लिए और बीजेपी के लिए स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है। अब ये सब जो बैकग्राउंड है, ये मैंने आपको किस लिए समझाया कि इसलिए तो मोदी एक के बाद एक, एक के बाद एक, अमित शाह और मोदी तगड़े फैसले कर रहे हैं। चुनाव के बाद इमीडिएटली पहले 3 महीने में मोदी सरकार ने, जिसके पास आप अपना खुद का बहुमत नहीं है, ऐसे मोदी सरकार ने तीसरे टर्म में वक्फ का कानून लाया। बात सीधी थी, बात सीधी थी। मुस्लिम गुस्से में आएंगे, झगड़ा हो जाएगा। और ये बात नीतीश और नायडू को परेशान कर सकती है और वो एनडीए छोड़कर जा सकते हैं, इसका डर था, इसका डर था। तो सरकार गिर सकती है। नीतीश और नायडू जैसे सेक्युलर अगर वक्त के कारण मोदी सरकार का समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार गिर सकती थी। मतलब क्या है कि मोदी ने साफ किया है कि जब को जिसको गिराना है, जब गिराना है, सरकार गिरा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं और तगड़े तगड़े फैसले लेने वाला हूं। सरकार बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको, मोदी जी, विपक्ष को और सो कॉल्ड सेक्युलर वगैरह जो है, उनको मोदी चैलेंज कर रहे, मेरी सरकार गिरा के दिखाओ। मैं हिंदुत्व मानता हूं और हिंदुत्व के नाम पर मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। मेरी सरकार शहीद होगी तो भी मुझे परवाह नहीं है। ये हिम्मत मोदी के पास कहां से आती है? मोदी के पास कहां से आती है? वहां से आती है जहां विपक्ष विकलांग है, दुर्बल है। जो आंकड़े विपक्ष के पास है वो मोदी सरकार गिराने के लिए, नई सरकार गिराने के लिए पर्याप्त हो गए। लेकिन अल्टरनेटिव सरकार, पर्यायी सरकार बनाने के लिए विपक्ष के आंकड़े पर्याप्त नहीं है। वही मोदी का स्ट्रांग पॉइंट है। और इसलिए अब देखिए, कल परसों एक नया संविधान संशोधन बिल अमित शाह ने पेश किया है, जिससे बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, उसको अगर कोर्ट में या जेल में रहना पड़े 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और सजा 5 साल वगैरह हो, तो तत्काल उसका पद चला जाएगा। ये जो संशोधन विधेयक लाया है, संविधान संशोधन बिल लाया है, वो सीधा सीधा विपक्ष के लिए चैलेंज है कि गिरा दो। मोदी सरकार, हिम्मत है तो गिराओ। लेकिन गिराओगे तो बनाना भी पड़ेगा, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। और तुम्हारे पास संख्या कितनी है देखो। अगर नहीं तो मध्यावधि चुनाव में जाना पड़ेगा। मोदी 240 के अल्पमत में, माइनॉरिटी में होकर भी तगड़े क्यों है, तगड़े फैसले क्यों कर रहे हैं, स्ट्रांग क्यों है, ये समझ लो। फिर आपको पता चलेगा। जो अचानक 2 दिन पहले अमित शाह ने जो संविधान संशोधन बिल लाया है, वो सिर्फ एक बिल नहीं है। ये बिल विपक्ष के लिए चैलेंज है। मोदी बता रहे, अलग शब्दों में बता रहे, अगर हिम्मत है तो मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, एनडीए की सरकार गिरा के दिखाओ।
तुम गिरा नहीं सकते। मोदी क्या बोल रहे हैं? बिल तो अलग है, बिल के शब्द अलग है, लेकिन उसमें जो एक सिग्नल है वो क्या है? हिम्मत है तो सरकार गिराओ और नई सरकार बना के दिखाओ। अगर नहीं बना सकते तो मैं आपको उसी ढंग से कॉर्नर करते हुए मेरी सरकार गिराने के लिए बाध्य करूंगा, क्योंकि मोदी जी को मध्यावधि चुनाव चाहिए। और आज की तारीख में मध्यावधि चुनाव होता है तो एक साल में मोदी जी ने जो कुछ किया है और पिछले लोकसभा के नतीजों में जो जनता में पछतावा है, उसका सबसे बड़ा फल मोदी जी को मध्यावधि चुनाव में मिल सकता है। और इसलिए मोदी जी अगर वक्फ का कानून लाते हैं, एक के बाद एक जो विवादास्पद हो सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट पर बिल लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, फैसले लाते हैं, तो उसका मतलब साफ है, मोदी जी अपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं कि मेरी सरकार गिराओ। मैं चाहता हूं, विपक्षी दलों को मोदी साफ साफ बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी सरकार गिराओ, क्योंकि आज की मोदी सरकार गिराना मतलब अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की कंपल्शन है, सख्ती है। अगर नहीं बनाओगे, ना बना पाओगे, तो मध्यावधि चुनाव। तो मोदी जी बाकी क्या चाहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मोदी मध्यावधि चुनाव चाहते हैं, क्योंकि उनको गारंटी है आज उनकी जो पॉपुलैरिटी देश में और दुनिया में है, उससे मोदी भर भक्कम बड़ा तगड़ा बहुमत लेकर मध्यावधि चुनाव जीत सकते हैं। तो ये जो मैं उसकी जो प्रोविजन है, प्रावधान है, उस पर नहीं बात करूंगा, वो बाद में करूंगा। लेकिन ये जो अमित शाह ने जो 3 बिल लाए, जो संविधान संशोधन बिल है, उसका इंटेंशन साफ है। वो विपक्ष को चैलेंज है, दोस्तों मेरी सरकार गिराओ, मुझे मध्यावधि चुनाव चाहिए। मैं डरता नहीं सरकार गिरने से, हिम्मत है तो गिराओ, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन ये बिल लाने का जो इंटेंशन है, मंशा है, वो आप समझ लो। बाकी उसके प्रावधान, उस पर चर्चा बहुत लोग करेंगे, लेकिन इससे सरकार गिर सकती है, ये धोखा मोदी जी क्यों स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं, इसमें राजनीति है। अगर वो समझ में आएगी तो मोदी क्या पैतरे अपनाते हैं, क्या दांव पेच खेलते हैं, उसका थोड़ा बहुत आकलन हो सकता है। दोस्तों मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।